私はアクタルさんの友達ですね。アクタルさんは全部でみんなの手伝い人ね。これ、アクタルさんはファウンデーションチャンネルあるから、これみんなさんの手伝います。いろいろな人の話して、あと手伝いますね。जापान का जो निज़ाम तालीम है उसके बारे में हमें बताइए, वो कैसा है, और एक प्ले ग्रुप से लेकर जापानी जो है अपने बच्चों को तालीम कैसे देते हैं, किन किन मराहल से वो गुजारते हैं। ये लोग आपस में, जापानी लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। ये एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है जापानी लोग, जापानी ने जापानी से झूठ नहीं बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक नई एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अख्तर ज़िया हाजिर खिदमत है। अब जानते हैं कि नौजवानों के कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है इमाम बुखारी फाउंडेशन के ऊपर, जिसमें हम मुल्क के पाकिस्तान में और बैरून मुल्क ऐसे नौजवान, ऐसे प्रोफेशनल्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे प्रैक्टिकल जो टिप्स हैं वो लेते हैं, जिससे हमारे नौजवान जो कैरियर की तलाश में हैं, कैरियर बनाने जा रहे हैं और अपनी एजुकेशन के डिफरेंट फील्ड फेजेस में हैं, उसमें उनके लिए वो चीज़ें जो हैं वो रहनुमाई कर सकती हैं। तो ऐसे ही आज हम आपकी मुलाकात जापान में क़याम पज़ीर एक ऐसे नौजवान से करवा रहे हैं जो 4 साल से जापान के एक शहर साइतामा में क़याम पज़ीर हैं। जापान के बारे में नाज़रीन आप जानते हैं कि जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी डिक्लेयर कर दी गई है। जापान अपनी आदात के हवाले से, जापानी लोग अपनी मैनर्स के एतबार से और अपने रख रखाव के एतबार से दुनिया भर में अपनी अलग एक पहचान रखते हैं। वहाँ की तालीम मुनफरद है, वहाँ की सफाई मुनफरद है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो सबसे मुनफरद है, और वो लोग वक्त के कितने पाबंद हैं, ये सारी बातें जो हैं आज अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम पूछते हैं। आइए ऐसे ही एक होनहार तालिब इल्म से और एक बिजनेसमैन से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो कि जापान के शहर साइतामा में 4 साल से क़याम पज़ीर हैं। उम्मीद है आपको ये जो गुफ्तगू आज उनसे हो रही है, अमली हवाले से, आपकी जिद्दोजहद के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये है कि जापान, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा और आपके बारे में मैंने चंद बातें की हैं, जापान दुनिया भर में एक मुनफरद मुल्क कहलाता है, बल्कि जापान को एक अलग ही दुनिया डिक्लेयर किया जाता है, एक अजूबा डिक्लेयर किया जाता है उनके लोगों की आदात की वजह से, उनकी जिद्दोजहद की वजह से। मैं अब आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, आप अपने बारे में बताएं कि आप जापान कब गए, कैसे गए, किस मकसद के लिए गए, उसकी बेस क्या थी, तालीम थी या बिजनेस थी, ताकि हम गपशप के माहौल में सबसे पहले चंद बातें आपके बारे में जान सकें। जी बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। पहले तो आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ जापान के बारे में बता सकूं। जी, तो रही बात जापान की, तो जापान वाकई भाई तरक्की पजीर मुल्कों में से एक है। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं किस तरह ये खत्म हो गया था एटम बम से। तो इसके अलावा मैं अगर अपनी बात करूं तो हर बंदे का कोई ना कोई आइडिया होता है, जहन में होती है बात, यार मैं कुछ करूं। तो ऐसे ही मुझे भी एक आइडिया आया। तो मैं पहले और मुल्कों के बारे में सोचता था कि मैं कनाडा चले जाऊं, यूके चले जाऊं, या ऐसे कुछ भी। तो काफी स्ट्रगल के बाद जो है को काम नहीं बना, तो बाद में मैंने जापान के लिए जब अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी बेस पे मैं जापान आया था। ठीक है, तो मकसद तो मेरा यही था कि मैं बिजनेस करूं वहां किसी भी मुल्क में जाके। तो मैंने काफी स्टडी की इसके बारे में, लेकिन मुझे जापान अच्छा लगा कि जापान ही एक कंट्री है जहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल हर मुल्क में वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन जापान में फैसिलिटी और बहुत सारी हैं कि बंदा अपना इजीली बिजनेस कर सकता है। अच्छा, यानी आपके ज़हन में आप आए तो यहाँ एजुकेशन बेस पे थे, तो क्या आपने पहले कोई यहाँ एजुकेशन भी हासिल की, यहाँ लैंग्वेज सीखी, क्या किया पहले आपने? जी ऐसे था कि डायरेक्ट तो मैं जापान नहीं आ सकता था, तो एक जरिया था स्टडी वीजा।
तो क्योंकि स्टडी वीज़ा वैसे तो मैंने इधर से ग्रेजुएशन पाकिस्तान से की थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी आगे जाके पढ़ने की। तो मैंने सोचा कि ये जो है लैंग्वेज करूँ जाके, क्योंकि किसी भी मुल्क में आप जाते हैं तो सबसे पहले आप उस मुल्क की लैंग्वेज सीखते हैं। तो फिर जी इधर मैंने तकरीबन 2 साल यहाँ पे लैंग्वेज सीखी है, ठीक है। तो लैंग्वेज सीखने के बाद जो है वो अगला स्टेप मैं जो अपना काम यानी बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस के बारे में मैंने सोचा कि ये करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बात की है लैंग्वेज की, चूंकि लैंग्वेज जैपनीज जो है ये थोड़ी सी मुश्किल भी है। कुछ टाइम पहले मैंने भी इसके चंद लफ्ज सुने थे और सीखे भी थे, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो मेरा ख्याल उसमें अब हम आपसे भी पूछते हैं ओहायो गुजाई मास, ठीक है। ये हाँ, ये चंद अल्फाज मैंने सीखे थे। तो अगर मैं आपसे कहूँ अस्सलाम वालेकुम, तो जापानीज को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? वेलकम हायो किस तरह? गोजाइमस कहते हैं इसको। ठीक है, आपका क्या हाल है, इसको क्या कहेंगे? ओ गेंकी दिस्का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गेंकी दिस। आप कैसे हैं? अनाता गेंकी दिस्का। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वताशी मो गेंकी दिस। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ी दिलचस्पी हो जाएगी इन जुमलों के अंदर। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने लैंग्वेज सीखी, तो लैंग्वेज आपने यहाँ जापान में कोई ऐसे स्पेशल इदारे हैं जो सिखाते हैं, या किसी कॉलेज में सीखी, या आपने लैंग्वेज सेंटर में सीखी अब? जी, यहाँ पे काफी सारे इदारे हैं, स्कूल भी आप कह सकते हैं उसको, अकेडमीज भी कह सकते हैं, जिस तरह हमारे मुल्कों में है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अकेडमीज हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पे जापानीज टीचर जो है आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, इस काबिल आपको बना देते हैं कि आप जो है जापान में रहते हुए एक दूसरे कन्वर्सेशन कर सकें, अपना काम कर सकें। क्योंकि जब आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। यानी अब आप माशाल्लाह इंग्लिश में बोल भी सकते हैं, सॉरी, आप जापानी में बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं? जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा जी, गॉड ब्लेस यू। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जब आपने लैंग्वेज सीख ली, जो कि एक बैरियर होता है किसी भी मुल्क में एंट्री के लिए, तो जी आपने जापानी सीख ली जापान में रहने के लिए। अब ये बताइए कि आपने क्या यहाँ कोई बिजनेस का आगाज किया? जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिक जो है वो तो जापानीज ही होती है लैंग्वेज। ठीक है। तो जब आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप फिर जापान में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर बिजनेस का, मुझे पहले शौक था, तो मैंने फिर इधर बिजनेस अपना स्टार्ट किया। एक दोस्त था, वहां से उससे पूछा, हेल्प ली, एक्सपीरियंस लिया, तो आज मैं माशाल्लाह अपना कर रहा हूँ बिजनेस। आप किस चीज का बिजनेस यहाँ कर रहे हैं? हमारे नाजरीन को जरा इस बारे में आगाह करें। जी, मैं गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, ठीक है, उसका बिजनेस करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जो जापान के अंदर रहते हुए भी आप गाड़ियां खरीदते हैं और सेल करते हैं। और यहाँ पे एक ऑक्शन होती है जिसको हम मंडी कहते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में मंडीज होती हैं जहाँ पे बोली लगती है कि ठीक है। लोग चीजें खरीदते हैं। यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। तो ठीक। आप कंप्यूटर पे बैठ के गाड़ियां जो है वो सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, क्योंकि ठीक है। दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ पे ये काम करना आसान है। अच्छा कासिम भाई, आप ये बताइए कि जो जापान है, नो डाउट वो तो दुनिया भर के लिए गाड़ियां प्रोड्यूस करने वाला बहुत बड़ा मुल्क है, जी जी और पाकिस्तान भी उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर है, कि पाकिस्तान में मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो जापानी हैं, और कुछ कुछ जो हैं वो अब अमेरिका की या जर्मनी की आने लग गई हैं, कुछ चाइना की आ रही हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो गाड़ियां हैं जो जी जापान में हैं, सुना है, आप बताएंगे, उसकी तस्दीक करेंगे, कि वो हमें सस्ती लगती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आती हैं वही गाड़ियां बहुत महंगी हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है? जी, इसकी वजह वजह तो बहुत जरूरी बताने वाली है। उसकी वजह यहाँ, अगर मैं एक छोटी गाड़ी जो कि हर बंदे की रेंज में होती है, 660 सीसी जिसको हम कहते हैं, हर बंदे की रेंज में होती है। अगर यहाँ से हम गाड़ी पाकिस्तान शिप करते हैं तो यहाँ से तकरीबन हमें 30 से 40 मन, यहाँ से एक, यहाँ पे मन कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नोट जो है वो 10,000 का होता है, उसको हम मन कहते हैं। तो ठीक। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से लगाएं तो ये 6-7 लाख में पड़ती है यहाँ पे गाड़ी। ठीक है। अगर यही गाड़ी पाकिस्तान में चली जाती है तो उस पर ड्यूटी तकरीबन 10 से 15 लाख ड्यूटी पड़ती है उसके ऊपर। ठीक। उसके बाद इसकी शिपमेंट के खर्चे। तो ये गाड़ी जो है
तकरीबन ये 20 से ऊपर चली जाती है, 20-25 लाख तक ये गाड़ी चली जाती है। इसी वजह से यहाँ पे सस्ती है और पाकिस्तान में ये महंगी है, क्योंकि ड्यूटी का बहुत इश्यू है। पिछले दिनों में ये बंद थी, वैसे ही जो बंद थी, तो इसी वजह से गाड़ियां जो है उससे भी ज्यादा महंगी हो गई। तो ये इश्यू है कि वहां पे ड्यूटी बहुत ज्यादा पड़ती है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ियां जो पाकिस्तान में हैं, जो कि हम आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सवाल से हमने आगाज किया है, जैसे जापानीज की गाड़ियां हैं, टोयोटा है, कोरोला है, सुजुकी है, क्या ये गाड़ियां वहां भी लोग यूज करते हैं या ये सिर्फ उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बनाई है, वहां से डिफरेंट गाड़ियां होती हैं उनकी? नहीं, बिल्कुल वही गाड़ियां इधर हैं, वही गाड़ियां जो दूसरे कंट्री में जाती हैं, वही गाड़ियां हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। ठीक हो गया। चलिए, ये यहाँ से हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। गाड़ियों का ही एक आखिरी सवाल करता हूँ कि जो गाड़ियां वहां चली होती हैं वो तकरीबन कितने माइल या कितने किलोमीटर जो हैं वो चली होती हैं और वो ऑक्शन में आ जाती हैं? जी, ये डिपेंड नहीं करता कितनी चली होती हैं। बाज दफा ऐसे होता है कि न्यू गाड़ी है बिल्कुल, तो उसका कोई दरवाजा या कुछ थोड़ा सा डेंट वगैरह उसको पड़ गया, तो जापानीज क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, इतने में भी वो सेल कर देते हैं। इसी वजह से, और जो ज्यादा चल जाती है गाड़ियां, फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। यहाँ पे उसको कहते हैं खाई ताई, यानी काटना गाड़ी को, इंजन अलहदा कर देते हैं और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो अलहदा करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, वो अलहदा उसका बिजनेस है। ठीक, यानी पार्ट्स जो हैं वो इसके खाई थाई के प्रोसेस के बाद वो अलग से सेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जापानीज लोग जो है वो न्यू गाड़ी लेना और चलाना पसंद करते हैं। जब थोड़ा सा भी उसमें फॉल्ट आ जाए, बजाय वो मैकेनिक के जाने के, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक जो है वो बहुत पैसे लेता है, बहुत महंगा है, तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। ऐसे चलिए कासिम भाई, बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह जो गाड़ियों का बिजनेस है या गाड़ियों के हवाले से बातचीत की है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, गुफ्तगू को एक और नहज पे लेके चलते हैं। जापान में आप माशाल्लाह 4 साल से क़याम पजीर हैं। पाकिस्तान के नाजरीन को ये बताइए कि जापान के लोग जो हैं वो कैसे हैं, आपने उन्हें कैसा पाया? जापान के लोग भाई हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो क्वालिटी हम में होनी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, वो इनमें है। ये ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते और ठगी नहीं लगाते, बेईमानी नहीं करते। यानी एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ये मेरे पास रिमोट पड़ा हुआ है, इसमें कोई खराबी है, छोटी सी खराबी है, तो वो अगर उन्होंने सेल करनी है तो वो आपको बताएंगे कि भाई इसमें ये खराबी है। हमारी तरह नहीं कहेंगे यार खराबी या तेनू दसी ना। हाँ, ठीक है। ये इनका, यानी ईमानदार हैं। सबसे बड़ी जो खूबी जापानियों की है वो ईमानदार हैं। ईमानदार, बिल्कुल। उनके रवैये कैसे हैं? रवैये बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग आपस में, जापानी लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। ये एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है जापानी ने जापानी से झूठ नहीं बोलना। अच्छा जी, कुछ भी हो जाए, एक तरफ गैर मुल्की खड़ा है, एक तरफ जापानी खड़ा है, वो जापानी पे ट्रस्ट करेंगे। अच्छा जी, ऐसे है। अच्छा, यानी जापानी लोगों को आपने उनके रवैयों के एतबार से, डीलिंग के एतबार से ईमानदार कौम पाया। बिल्कुल ऐसी कौम है। ठीक। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को भी ऐसा ही बना दे, आमीन। जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा तालीम के बारे में मैं चाहूंगा आपसे थोड़ी सी बातें करूं। जापान का जो निज़ाम तालीम है उसके बारे में हमें बताइए, वो कैसा है, और एक प्ले ग्रुप से लेकर जापानी जो है अपने बच्चों को तालीम कैसे देते हैं, किन किन मराहल से वो गुजारते हैं। तो ये तालीम का सवाल बड़ा ही अहम है, मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप जरा हमें तफसीलन बताएं। जी बिल्कुल। तो क्योंकि मेरा एजुकेशन से ताल्लुक था, क्योंकि मैं यहाँ पे आया भी एजुकेशन के सिलसिले में ही था पहले, तो वो तो बाद में आइडिया आया कि बिजनेस करूं, वो अलहदा बात है ना। तो यहाँ पे आपने बात की कि प्ले ग्रुप और नर्सरी कैसे है। यहाँ पे जब बच्चा छोटा होता है, यानी 4 से 5 साल का, हर आपको पता है कि
वो स्कूल वाले अलाउ करते हैं कि बच्चा स्कूल आ जाए। यहाँ पे क्या सिस्टम है, जब बच्चा छोटा होता है प्ले ग्रुप में या नर्सरी में आता है, बजाय हम जैसे हैं, जैसे एक बच्चा मैट्रिक कर लेता है, या मैं अपनी बात करूं, जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे पता नहीं था मैंने किधर जाना है। वो घर वाले डिसाइड करते हैं कि आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ये घर वाले डिसाइड करते हैं। वो भी जब लड़का या लड़की 16-17 साल के हो जाते हैं तो तब उनको पता चलता है अभी हमें, यानी हम पैदा ही अभी हुए हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये भाई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये सिस्टम है, जब प्ले ग्रुप में बच्चा होता है तो बच्चे के आगे जिस तरह हम बच्चा खेल रहा है तो उसके आगे कुछ खिलौने रख देते हैं, कुछ चमकदार चीजें रख देती हैं, बच्चा किस चीज को कैच करता है, ये इस तरह बच्चों का माइंड पढ़ते हैं। करते क्या है, कुछ फील्ड के मतलब यानी ये कुछ गमले लगा लें या पौधे लगा लें या मेडिकल की चीजें लगा लें, या कोई इनके ये गाड़ियों का अभी ये काम करते हैं ना, तो कोई चीज उनके आगे रख देने, जिस बच्चे को के पास इंटरेस्टेड हुआ ना जिस चीज में, वो ही फील्ड उसको ज्वाइन करवाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। जैसे लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी खेती बाड़ी की बात करता हूँ, क्योंकि सब लोग इससे जो है वो पसंद करते हैं खेती बाड़ी। ठीक है, तो वो बच्चों को चीजें देते हैं कि इससे ये पौधे लगाओ, इसको पानी दो, ठीक है, ये फूल तोड़ो, ये घास काटो, कुछ करो। जो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हुआ तो वो ही फील्ड उसको ज्वाइन करवाएंगे शुरू से ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी जापानी लोग जो है बच्चों पे मुख्तलिफ तालीम को थोपते नहीं हैं, बल्कि बच्चों से सिलेक्ट करवाते हैं। बच्चे का माइंड जो है वो रीड करते हैं कि बच्चा जो है वो किस लाइन पे फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर जा रहा है, जिस तरफ वो जा रहा है वही लाइन जो है फिर उसको अडॉप्ट करवाते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि जब वो बच्चा छोटा था तब से ही वो लाइन जब पकड़ लेगा, जब वो 16-17 साल का हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बिजनेस ही करेगा, काम करेगा, क्योंकि ना उन्हें 16 साल स्टडी कर ली है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जापानीज के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि ये यानी क्लास 6 तक इनके यहाँ कोई फेल और पास का तस्वुर नहीं है। यानी बच्चे को जो मैनर्स बड़ी सिखाते हैं अपने स्कूल्स में, अपने तालीमी इदारों में, छोटे स्कूल्स में भी, बड़े स्कूल्स में भी। यानी ये बच्चे को फेल होने का तस्वुर नहीं सिखाया जाता, बच्चा फेल है या पास है, यानी असेसमेंट उनकी ऐसे करते हैं। यानी इनके यहाँ बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मैनर सीखता है, अच्छा किरदार सीखता है, अच्छे आदाब सीखता है, वैल्यू सीखता है, अच्छी हैबिट्स सीखता है। इस बारे में भी आपका कभी कहीं कोई मुशाहदा हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा मुशाहदा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सीखी है जापानीज से, तो हर बच्चे के मामले में ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी इधर आए थे तो उनके लिए तो हम बच्चे ही थे ना। ठीक है, तो है क्या, जब हम किसी इदारे में या स्कूल में इंटर होते हैं तो जितने भी वहां के टीचर्स हैं वो साइडों पे खड़े होंगे और बच्चे को वेलकम करेंगे। ठीक है, वेलकम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो वही टीचर जो इनको पढ़ा रहा है वो पूरे क्लासरूम की सफाई खुद करेगा। क्या बात, क्या बात। और ये जो डेस्क वगैरह होते हैं जिसपे वो बैग अपनी जो होती है और किताबें वगैरह उस पे रखते हैं, क्योंकि आजकल तो वो कोरोना था तो हमने, क्योंकि हम कोरोना के दौरान ही आए थे, हमने फिर वो चीजें देखी हैं। उस हर डेस्क को वो सैनिटाइज करते थे। अच्छा, ठीक है। चेयर को भी और डेस्क को भी सैनिटाइज करते थे, सफाई करते थे खुद टीचर। और हमारा आपको पता ही है कि हमारे लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा, यानी आपने मुशाहदा किया कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको आदात में सफाई सिखाई जाती है, यानी अपनी चीज़ों को तरतीब से रखना है, ये चीज़ें उनको मतलब स्कूल से ही सिखाई जा रही हैं? बिल्कुल, स्कूल से सिखाई जाती हैं। और जापान के मुकम्मल जो के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो इनको बचपन से ही इनके माइंड में वो डाल देते हैं, भाई ये जापान का रूल है, आपने ऐसे चलना है और ऐसे नहीं चलना। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने माशाल्लाह यहाँ बड़े सफ़र किए होंगे, डिफरेंट जो जापान के शहर हैं आप उनमें गए हैं। जापान में आपने सफाई का निज़ाम जो है वो कैसा पाया? जी भाई, जब का मैं यहाँ पे आया हूँ, तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं,
तो यहाँ पे कभी रोड पे मैंने कोई कागज छापर कुछ भी ऐसी चीज नहीं देखी जो कि रोड पे पड़ी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन माने निजाम इनका बहुत ही खूबसूरत है। क्या बात। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे डेली गाड़ी आती है जो घर का कूड़ा करकट होता है वो उठाती है। कैसे? वो हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, सब्जियों के छिलके हो गए, शॉपर हो गए, दूध का डब्बा हो गया, ये चीजें एक साइड में वो एक शॉपर में डालते हैं। और जब ये बोतलों की बारी आती है और कैनों की बारी आती है वो अलहदा डालते हैं। अच्छा। उसके ढक्कने अलहदा करते हैं, उस पे रैप जो होता है उसको अलहदा करते हैं। अच्छा, क्या बात जी। तो वहां पे वो बास्केट बड़ी बड़ी रख जाते हैं, तकरीबन वो 10-12 घरों के सामने, तकरीबन एक मोहल्ले में 2-3 जगह वो रख जाते हैं और लोग वो उसमें अपनी चीजें वो कूड़ा कर उसमें डाल देते हैं। सुबह गाड़ी आती है और वहां से वो उठा के चली जाती है। ये इनका सफाई का निजाम है। माशाल्लाह। आपने जो ट्रांसपोर्ट पे भी सफर, मतलब सफर भी आपने काफी सारे किए। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने धारा एयरपोर्ट जो है वो तो हर मुल्क के अंदर ही उसको बड़ा साफ सुथरा रखा जाता है। यहाँ जो बस स्टेशन आपने देखे होंगे या आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, वहां भी सफाई ऐसे ही थी? ईच एंड एवरी प्लेस जो है वो हर जगह आपको सफाई ही नजर आएगी। कोई जगह हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, किसी का घर हो, किसी का वो छोटा सा लॉन हो, सड़क हो, कहीं पे भी आपको कोई गंदगी नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। यानी यहाँ पता चला कि जैपनीज जो हैं, जो इस्लाम ने तालीमात दी थी सफाई रखने वाली, तो मुसलमान तो इसमें बहुत पीछे हैं और जैपनीज जो हैं सफाई रखने में एक लीडिंग रोल जो है इस वक्त जापानी कौम का है, ऐसे ही हम कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। मैं तो ये कहता होता हूँ कि हमारी कौम 200-300 साल पीछे है अभी। अल्लाह अकबर, 200 साल हम पीछे हैं जापानी से। बिल्कुल। ये अभी मैंने कम बताए हैं। अच्छा, चलिए अल्लाह करे हम जल्दी ये सफर जो है तय कर लें और हम इनके बराबर आ जाएं। अच्छा कासिम भाई, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और एक दो चीजें पूछता हूं मैं आपसे। जापान में जो आपने ट्रांसपोर्ट सफर भी किया है, डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट, रेलवे पे आपने सफर किया होगा, प्राइवेट गाड़ी पे सफर किया होगा, टैक्सी को आपने यूज किया होगा या बसेस पे आपने सफर किया होगा, यहाँ का ट्रांसपोर्ट का निजाम कैसा है? इसका भाई ट्रांसपोर्ट का निजाम इंतहाई अच्छा है, नाइस है, कंफर्टेबल है और तेज तरीन है। अच्छा, वो कैसे? अगर मैं एक ट्रेन की बात करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ जापान में ट्रेनें बहुत ज्यादा चलती हैं, कोई भी ट्रेन 5 सेकंड भी लेट नहीं हो सकती। ठीक है। अगर लेट होगी तो वो जिम्मेदार होगी उस चीज की, और हर मुसाफिर को वो एक चिट देंगे, उस पर लिख के देंगे कि भाई ये लेट क्यों हुई है, और वही चिट फिर आप जब अब ऑफिस में जाएंगे वो जमा कराएंगे उनको कि भाई इस वजह से हम लेट हुए हैं। अच्छा, रीजन बताएंगे? ये रीजन बिल्कुल बताएंगे और तेज तरीन इनका निजाम है। और अगर ट्रेन की मैं और बात ऐड करूं कि हमारे मुल्क में भी ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, एक ट्रेन है वही हमसे वो संभाली नहीं जाती। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जमीन के अंदर 50 मीटर से लेके 100 मीटर तक ये जमीन के अंदर 4-4, 5-5 लाइनें बनाई हुई हैं इन्होंने ट्रेनों की। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, सोच दंग रह जाती है यार, ये कैसे बना रहे हैं। अच्छा, जमीन के अंदर भाई। हमसे तो ऊपर नहीं चलती रोड, हमसे तो ऊपर नहीं चलती, ये जमीन के अंदर 100 मीटर के अंदर ट्रेनें चला रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ट्रेनों में भी आपने माशाल्लाह सफर किए, तो ट्रेन की जो टिकटिंग होती है, क्या जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं तभी ये टिकट इशू करते हैं या आपको एडवांस में वहां से टिकट परचेज करना पड़ता है? ये भाई उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम है। जब आप रेलवे स्टेशन में इंटर हो जाते हैं तो वहां पे मशीन लगी होती है। ठीक है, ठीक है, और वहां पे एक कार्ड बनता है, आप मंथली भी बना सकते हैं और आप डेली बेसिस पे भी वो चीज खरीद सकते हैं, उसको टिकट कहते हैं। साइड पे मशीन लगी होती है, क्योंकि वो छोटा सा दरवाजा होता है, जब उस पे आप वो अपना कार्ड या अपनी टिकट अटैच करेंगे तो वो दरवाजा खुल जाता है। अच्छा, ठीक है जी। आपने किसी को पैसे नहीं देने, आपने खुद से ही बाई करनी है और खुद से ही वहां से निकल जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी ट्रांसपोर्ट का निजाम आप समझ रहे हैं कि बहुत ही आइडियल है यहाँ का और बहुत ही खूबसूरत है और बड़े पंक्चुअल हैं। यानी 5 या 7 मिनट से 7 सेकंड से ज्यादा कोई गाड़ी लेट इनकी नहीं होती है। ठीक है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं होती।
अच्छा कासिम भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। जापानी लोगों के साथ आप घुले मिले भी होंगे, आपने जी खाने भी खाए होंगे। मैं जी पूछना चाहूंगा कि खाना खाने में जापानी लोग जो हैं वो कैसे हैं? जी बिल्कुल। जब खाना खाने में ये बड़े ढीले हैं। अच्छा जी। हमारी तरह नहीं ये खाते। हाँ हाँ। ये ये बिल्कुल कैसे थोड़ी खाते? सी चीज खाते हैं। हम्म। लाइक जब सुबह ये घर से निकलते हैं ना, तो इन्होंने हम्म। घर से भूखे ही निकलना है। तो अच्छा। यहाँ पे 24 घंटे वाली शॉप्स हैं, कुछ 24 घंटे खुली रहती हैं। वहां पे इनके लिए खाने के लिए चीजें हैं, पीने के लिए चाय, ओचा, खाने के लिए हर चीज इनसे अवेलेबल है। चावल जो भी इन्होंने हम्म। खाना है ना, इनकी डिशेज हैं वो उन शॉप्स पे अवेलेबल है। ठीक है। तो ये अपने घर में बहुत कम पकाते हैं, ये बाहर से खाते हैं, लेकिन खाते बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा है। अच्छा, कभी आपको ऐसा हुआ, कभी आपने कुछ दोस्तों के साथ जिसमें जैपनी भी हो, खाना इकट्ठे खाया हो? और जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी है कि खाना बहुत सारा डाल लेती हैं और फिर खाते थोड़ा सा है, बाकी सारा पड़ा रहता है। जैपनीज के बारे में मैंने सुना था कि अपनी प्लेट में कोई चीज भी जो एक्स्ट्रा है वो छोड़ते नहीं है, सारी यानी खाना खा के छोड़ते हैं, प्लेट को साफ करते हैं। ऐसी भी कोई आपने कोई आपका मुशाहदा हुआ? जी बिल्कुल, ये उतना ही जितना उन्होंने खाना है उतना ही डालना है। अच्छा, जी यानी ये बिल्कुल भी ऐसे। इनकी एक बहुत ही अच्छी आदत है। जी जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जी। जापान पे हम बात पहले भी कर रहे थे कि जापान ऐसा मुल्क था जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार से पहले इसका एक बड़ा तोती बोलता था। हाँ जी लेकिन फिर अमेरिका ने यके बाद दीगरे हिरोशिमा पे और नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए। और एटम बम जब गिरे तो लगता ऐसे था कि जापान जो है हमेशा के लिए एक नकारा मुल्क बन गया और एक अब ये दोबारा कभी नहीं उठेगा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि जापान जो है वो इस अंदाज में उठा है कि अब वो दुनिया की सियासत में तो वो अपना पंगा नहीं को ले रहा है, ना ही वो मुदाखलत करता है। लेकिन इकोनॉमी जो है उसने दुनिया भर की जो मईशत है उस पे उतना इतना ज्यादा रोल उसने प्ले किया है कि दुनिया भर में अब हर मुल्क जो है उसके अंदर जो सड़कों पे जापानी गाड़ियां घूम रही हैं। तो आपसे पूछना मैंने ये है कि यानी एटम बम भी इनके ऊपर गिरा, तबाह बर्बाद हो गए, कितने सालों तक इनके यहाँ जो नस्लें हैं वो अपाहज और लूली लंगड़ी पैदा हुई। ये कौम दोबारा फिर से अपने पाँव पे ऐसी खड़ी हुई है कि आज दुनिया भर में इसकी जो इकोनॉमी और मईशत है और इक्तिसादी हालत है और पर पर्सन इसकी जो इनकम है वो पूरी दुनिया में एक बड़ी मिसाल उसकी दी जाती है। ये कैसे दोबारा इस कौम ने अपने आप को मैनेज कर लिया? जी। ऐसे ही जब अमेरिका ने इन पे वो बम गिरारे गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी, वो तबाह हो गए थे सारे सिटी। हम्म। तो इस कौम ने बाद में इतनी स्ट्रगल किया, इतनी स्ट्रगल किया कि इनके उस दौर के वजीर आजम भी कहते थे भाई आप सो जाओ, सुबह काम करना। अच्छा। इतनी इन्होंने स्ट्रगल किया है। और फिर हम्म। इन्होंने वही बात पहले मैंने बताई कि ईमानदारी के हम्म। साथ इन्होंने काम किया है। अगर एक बंदा दिहाड़ी लगा रहा है कि वो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाया, तो 1000 से ज्यादा ही काम करके दिया इन्होंने, कम काम करके नहीं दिया। अच्छा। इस तरह इन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल किया कि आज दुनिया जापान की मशीनरी लेने को तरसती है। ठीक है, ठीक है। यानी आप समझते हैं कि इसके पीछे 2 चीजें हैं, एक जापानी कौम की मेहनत है और एक ईमानदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 सिफात की वजह से ये कौम अपने पूरी दुनिया में इस वक़्त एक टॉप लेवल जो कौमें हैं उनमें ये खड़ी है इस वक़्त। तो उसके जी पीछे जापानीज़ की ईमानदारी है और जापानीज़ की हार्ड वर्किंग है, स्ट्रगल है। ठीक क्योंकि है? ये लोग अपने मुल्क के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। जो इनकी हुकूमत ने कहना है वो करते हैं। ऐसे नहीं है ठीक। कि एहतजाज शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं है ऐसा, इधर कुछ भी नहीं है। ये कोऑपरेटिव हैं हर किस अपने लोगों के साथ। अच्छे कोऑपरेटिव हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि जापान में अगर एक पाकिस्तानी जो है नौजवान, वो आना चाहता है और वो वहाँ आके बिज़नेस करना चाहता है और सपोज़ उसने आके वहाँ लैंग्वेज सीख ली है, उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस किस्म का वहाँ कारोबार करे? वो गाड़ियों का कारोबार करे या किसी को और कौन-कौन सी ऐसी डायमेंशंस हैं जिसमें वो नौजवान जो है वो आकर पाकिस्तान के नौजवान अगर वहाँ जाएँ या आना चाहें तो वो किन-किन जिहतों में अपना बिज़नेस कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और कितने पैसे से वो अपना बिज़नेस कर सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जापान में आके वो लैंग्वेज सीखें, ठीक है। इतने काबिल हो जाएं कि एक दूसरे के साथ जो कन्वर्सेशन आपने करनी है वो आपको समझ आए, अगले को अपनी बात समझा सकें। ठीक हो और गया। दूसरी बात रही बिजनेस की, तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी जो है गाड़ियों का ही बिजनेस करते हैं, इसकी खरीदो फरोख्त और हुँ। दूसरे मुल्क में बेचने, ये ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं और
कुछ लोग जो है वो अपना काम करते हैं। इसके अलावा जैसे हलाल फूड कह लें आप, वो शॉप्स भी हैं, वो भी डाल लेते हैं। और ये गाड़ियों की जो मैकेनिक जैसे हम कहते हैं, यहाँ पे वो शूरी कहते हैं ना, मैकेनिक, वो भी कर लेते हैं। मुख्तलिफ बिजनेस हैं जो बंदा इधर आके कर सकता है। रही बात आपने कहा कितने पैसों में शुरू कर सकते हैं, तो अगर आप जापान आकर लैंग्वेज सीख ली है तो थोड़े पैसों में भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम किसी से कोई गाड़ी बाय करते हैं, इनिशियली शुरू में आप पहली दफा आपने किसी से गाड़ी बाय की है, लाइक आपको वो 1 लाख की मिल गई है, तो हो सकता है वही गाड़ी आपकी 5 लाख में सेल हो जाए। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो पुराने थे, क्योंकि यहाँ पे जब आज से 15-20 साल आप पीछे चले जाएं तो यहाँ पे जापानीज लोग फ्री में गाड़ी भी देते थे और पैसे भी देते कि यार इसको कहीं पे ठिकाने लगा दो। अच्छा, खुद से गाड़ी भी देते भाई यार ये गाड़ी उठा के ले जाओ, हमारे इस्तेमाल की नहीं है, और खुद से भी पैसे भी देते थे यार ये पैसे ले लो और इसको उठा लो। तो आजकल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इधर वो फॉरनर बहुत ज्यादा आ गया, तो उस वजह से वो भी अभी थोड़े से सियाने हो गए हैं कि नहीं यार हमारी तो गाड़ी बिकती हैं, ये तो लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इधर टॉप क्लास के बिजनेसमैन पाकिस्तानी ही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा कासिम भाई, हमारी बहुत सारी माशाल्लाह बातें हो गई और आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आप जानते थे वो आपने अपने मुशाहदात की रोशनी में सीखने जो आपने वहाँ सीखा वो आपने बताया। आखिर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज है, एक पाकिस्तानी जो है वो अगर ऑनलाइन लैंग्वेज सीखना चाहता है, ऐसे नौजवान जो वहाँ नहीं आना चाहते या नहीं अभी आ सकते, वो ऑनलाइन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्या ऐसे भी कोई इदारे हैं जो ऑनलाइन जो है वो लैंग्वेज जापानी सिखा रहे हैं? जी, यूट्यूब पे बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो जापानीज जुबान है ना, ये बहुत मुश्किल जुबान है, ये आसान नहीं है। जैसे लाइक हम इंग्लिश है ना, ये वो बहुत इजी लैंग्वेज है, आप किसी भी कंट्री में जाके बोल सकते हैं, ये वाली किसी कंट्री में बोल नहीं सकते आप। ठीक है। जैसे हमारी उर्दू है, पंजाबी है, ये आसान है लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, वो हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं, यहाँ पे उर्दू बोल रहे हैं। अगर तो जापान कोई आना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके पास एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन है, यही उसके 80% मार्क्स हैं, तो वो स्कॉलरशिप अप्लाई करे। बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसपे जापान स्कॉलरशिप देता है, और इसके अलावा वो यहाँ पे मंथली आपको 2 से 2.5 लाख रुपया भी देते हैं, पे करते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप भी देते हैं, फ्री में वीजा देते हैं, और आपको उसके बदले में जब आप पढ़ते हैं तो मंथली आपको 2-2.5 लाख भी देते हैं। इसके सिलसिले में मैं अपना भी एक मैंने पेज बनाया हुआ है कासम 143 के नाम से, तो उस पे बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि जो भी पाकिस्तान से जापान आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो आना भी चाहता है, उसके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो क्या करे कि वो स्कॉलरशिप अप्लाई करे। मैं उसमें मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा हर बंदे के लिए, कोई भी वहां पे अप्लाई कर सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी वाला वहां पे आ सकता है, तो अप्लाई करें। तो अप्लाई होने के बाद इंशाल्लाह वीजा लगे तो आप इधर आ सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा कासिम, ये बताइए कि मजहबी हवाले से मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो मजहब है वो तो शिंटोइज्म और बुद्धिज्म है जापानी लोगों का, तो किसी कुछ परसेंटेज यहाँ जो है क्रिश्चियंस भी हैं। मुसलमानों की रेशो वहाँ कितनी है और क्या मसाजिद वहाँ हैं, कोई नमाज पढ़ने की वहाँ आज़ादी है? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, जापानीज लोग तो 95% मुसलमान नहीं है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी या और फॉरेनर जो हैं वो मुसलमान इधर हैं, उन्होंने शादियां वगैरह की हैं और जापानीज से वो मुसलमान उनको किया है। और इसके बाद जब जब टाइम गुजरता है तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जमा होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और यहाँ पे फिर मसाजिद भी हैं। जिस तरह लोग ज्यादा आते जा रहे हैं वो जगह खरीद के मस्जिद बना देते हैं। जैसे मैं अभी इधर रहता हूँ तो मेरे 10 मिनट के फासले पे मस्जिद है, उसके आधे घंटे फासले के बाद भी मस्जिद है। तो यहाँ पे किसी को इबादत करना या ना करना ऐसा कोई इशू नहीं है, जो करना चाहे कर सकता है अपनी इबादत। तो ईद की नमाज के लिए फिर आप कहीं दूर सफर करके जाते हैं यहाँ, यानी ईद की नमाज का कोई सिलसिला होता है यहाँ? जी, वही जो मस्जिद है ना, यहाँ पे कुछ छोटी मस्जिद है साइज, तो कुछ बड़ी मस्जिद है, काफी सारी बड़ी लोगों ने बनाई हुई है, तो वहां पे फिर वो
टाइम डिसाइड कर लेते हैं, 2 से 3 ईद की नमाजें वो मुख्तलिफ इमाम पढ़ाते हैं, तो फिर लोग फिर मैनेज कर लेते हैं उसी में। तो कोई आपको किसी आपको जापानी किसी मुसलमान से भी कभी आपकी मुलाकात हुई जो जापानी हो और वो मुसलमान हो? जी बिल्कुल हुई मेरी। मैं एक दफा उनकी जुमा पढ़ने गया था, तो वहाँ एक नहीं 2-3 थे, तो वो उधर नमाज पढ़ रहे थे, मैं मिला था उनसे, बड़ी खुशी हुई कि यार ये जापानी ने इस्लाम कबूल किया। आप कोई ऐसा मुशाहदा कर सकते हैं, या अगर किया है, नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि जापानीज जो हैं उनका, जो जापानी मुसलमान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका इस्लाम के बारे में क्या तासुर है, इस्लाम को किस तरह, यानी उन्होंने वो मुसलमान क्यों हुए? जी वो जब हम उनको गाइड करते हैं, बताते हैं, तो वो तो पहले अपने आप में इशारा करते हैं यार ये काम तो हम ही कर रहे हैं सारे, ठीक है, तो फिर भी वो उनका ज़हन फिर बन जाता है कि यार ये तो काम ऑलरेडी हम सब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। जी ये अब तो फिर वो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि एक बंदे को मुख्तलिफ काम का जब करना पड़ता है तो फिर वो मुश्किल में आता है, जब वो पहले ही कर रहा होता है तो उसमें मुश्किल नहीं है। यानी वो समझते हैं कि यार ये तो हम पहले ही, यानी सफाई है तो हम पहले उसको कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ईमानदार हैं तो जापानीज ईमानदार भी हैं, जी वो एक दूसरे से तावन करने वाले भी हैं, जी वो झूठ बिल्कुल। नहीं बोलते हैं, और इस्लाम भी हमें यही तालीमात देता है, इस्लाम भी यही बिल्कुल, कहता है ये काम करो। तो उनके अच्छा समझने के लिए फिर वो मुश्किल नहीं होगा ना। हाँ, जी ठीक हो गया। अच्छा कासिम, ये बताइए कि जब आप मार्केट में जाते हैं जी कोई चीज़ खरीदने के लिए, जैसे पाकिस्तान की भी एक मार्केट है, बाजार हैं, और यहाँ पे हमारा जो एक तूफान बपा होते हैं हमारी मार्केटों में, जी खरीदारी वहाँ भी होती है, तो वहाँ मार्केटों में मार्केट्स का माहौल कैसा होता है? जी भाई, यहाँ पे मार्केट लगा लें या कोई ऑफिस लगा लें या कोई बैंक लगा लें, यानी ऐसा दायरा जहाँ पे गैदरिंग होती है, कोई भी दायरा आप लगा लें, रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के कोई भी नहीं है। जैसे अच्छा। एक ऑफिस में या किसी बैंक में 100 बंदा आ जाता है अचानक से, तो यकीन मानो ये जो सांस है उसकी आवाज भी नहीं आती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है क्या वहां पे इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, वो टोकन सिस्टम है। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं पे भी जापान पूरे में चले जाओ, टोकन सिस्टम है, पर्ची निकालो, अपनी बारी का इंतजार करो, बस किसी ने किसी को नहीं पूछना, कोई चौधरी आ गया, कोई गरीब आ गया, सबके लिए इक्वल है सिस्टम। ओके 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 ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं थोड़ा जापानीज को पढ़ रहा था कि उनके यहाँ जो मोबाइल फोन है उसके लिए एक लफ्ज यूज होता है, मैनर मोड, ठीक है। हाँ जी। तो मैनर मोड जो है उससे मुराद ये लेते हैं कि कहीं कहीं वो सफर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में हैं, या वो कहीं बंद मुकामात पे हैं जहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर उनकी बेल की, यानी वो मोस्टली बेल को जो ट्यून है उसको ऑफ रखते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं हो, साइलेंट पे रखते हैं। तो आपका भी ऐसा मुशाहदा हुआ? जी बिल्कुल हुआ, मैंने कभी सुनी नहीं किसी की बेल आती होगी। अच्छा। जी बिल्कुल। फोन तो ये पब्लिक में बिल्कुल भाई नहीं करते। अगर मैं पहले ट्रेन की बात हो चुकी है, क्योंकि आपने ये फोन की बात की, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिधर ट्रेन है ना, अभी ट्रेन है या ऑफिस है, किधर भी है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना मोबाइल अलाउ नहीं है, तो ये नहीं करेंगे फोन, बस ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी बस मैं आखिर पे आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितनी हमारी ये गुफ्तगू हुई है, और इसका मकसद जो है वो सारे का सारा हमारे नौजवानों को गाइड करना है, जी बिल्कुल, और उनको कैरियर काउंसलिंग देनी है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे में मुख्तलिफ जो प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं उनसे मैं गुफ्तगू करके वीडियो बना के तो वो मैं इस चैनल पे डालता हूँ, ताकि उसको सुनकर कोई जापान जाने वाला है, कोई चाइना जाने वाला है, कोई यूके जाने वाला है, वो उससे रहनुमाई लेके अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है माशाल्लाह, उसमें हेल्थ भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, वहाँ के लोगों की मैनर्स भी आ गई, यानी हमने एक जापान के पूरे जो ओवरऑल जापानी माशरा जो है, सोसाइटी है, उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अब मैं आखिर पे आपसे कहूँगा कि आप 1 मिनट में जापानी ज़ुबान में, जो मेरा मोटो है, यानी हमारी एक फाउंडेशन है इमाम बुखारी फाउंडेशन, और उसका मकसद ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के माहौल बनाना और लोगों को रहनुमाई देना, एजुकेशन के अंदर गाइड करना, हमारा मकसद यही है। तो अब आप जापानी में हमारी जो फाउंडेशन के मकसद मैंने आपके सामने रखा है, उसका आप शुक्रिया भी अदा, आपका भी शुक्रिया, और आप इस हवाले से मैसेज को प्रमोट करने के लिए
मेरी गुफ्तगू का जो खुलासा है वो 1 मिनट में आप अपनी जापानी जुबान में उसको बयान कर दें, खुलासा कर दें। ओके, तो 私はアクタルさんの友達ですね。アクタルさんは全部でみんなの手伝い人ね。これアクタルさんはファウンデーションチャンネルあるから、これみんなさんの手伝います。いろいろな人の話で、あと手伝いますね。はい。जी, बहुत शुक्रिया कासिम भाई, जज़ाकल्लाह। आपने अपना कीमती वक्त जो है वो जापान से लाइव प्रोग्राम के ज़रिए हमें दिया। मैं आपका बारे दीगर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाज़े और आपकी जो अगली ज़िंदगी वहाँ आप बसर कर रहे हैं, उसमें आपकी लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ मिलें और पाकिस्तान का आप नाम वहाँ रोशन करें और जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में आप वहाँ से पाकिस्तान के लिए जो आज आपने मैसेज रिकॉर्ड करवाया है वो बहुत अच्छा है। नो डाउट हमारा ये चैनल जो है ये बहुत सारे इसका अल्हम्दुलिल्लाह एक वसी रेंज है, इसके साथ जो लोग इसको सुनते हैं, तो वहाँ तक ये आपका मैसेज जाएगा, आपकी आवाज़ जाएगी, तो पाकिस्तानियों को सीखने का बहुत कुछ जो है वो मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया अख्तर भाई, आपका भी शुक्रिया।